दूसरे राज्य में पश्चिम बंगाल के लोगों को आप बसा रहे हो, अच्छा, बिहार के लोगों को मगही भाषा से संबंधित। आप बोल रहे हैं कि यूपी से लोग यहाँ पे आके वोटर कार्ड बना लिए, बिहार से आके यहाँ वोटर कार्ड बना लिए, तो हो यहाँ पे आपका सांसद है, आपका विधायक है, कई सालों से आपका विधायक है, क्या आपको कई साल से आपका सांसद है, सांसद का नाम बोल देंगे आपको सांसद लोग बुरा मान जाएंगे, विधायक लोगों का नाम बोल देंगे विधायक लोग बुरा मान जाएगा, क्या वो लोग मुंह में और ये आंख में पट्टी लगा लिया है कि हमको बाहर के लोगों का यहाँ वोटर कार्ड नहीं बनाना है? निर्वाचन आयोग यानी कि जो वोट करवाते हैं, है ना, चुनाव आयोग, उसको लेटर देके बताते नहीं कि यहाँ पे हमारा सिर्फ यहाँ हमारे लोगों का वोटर कार्ड रहेगा, दूसरे जगह से आए हुए लोग यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, नौकरी करने का मौका अवसर देंगे, लेकिन यहाँ पे वोटर कार्ड वालों का नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार का आवाज क्यों नहीं उठाते आप लोग? एक्चुअल में पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन पे बात करेंगे, क्योंकि रांची में भी परिसीमन को लेकर एक बड़ा बैठक का आयोजन किया गया था और परिसीमन को लेकर हमारे संविधान का बुद्धिजीवी बोलिए, संविधान को अच्छी तरह से जानते हैं, परखते हैं। हमारे साथ में हमारे साहब जी हैं सुरेश सोय, और सुरेश सोय जी को आप लोग काफी देखे हैं पहले आपका ये धर्म के आधार पे जो ये हो रहा था डिलिस्टिंग, उसका भी अच्छा मुद्दा रखा है, उसको भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं, लाखों में लोग देख रहे हैं। जोहार जोहार जोहार, आपको दर्शकों को भी मेरा जोहार। अब परिसीमन क्या है, इस पे बात चर्चा हो। देखिए, परिसीमन भारतीय लोकतंत्र में भारत का जो संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें प्रातिनिधिक लोकतंत्र की स्थापना हुई और प्रातिनिधिक लोकतंत्र में लोगों को निर्वाचन किया जाता है, जगहों से उनको चुनकर भेजा जाता है। तो भारतीय संविधान में ही निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है और खास करके इस भारत देश में जो होता है, पहली अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची का राज्यों में है और ये भाषा पर आधारित है 1956 को। जब भी निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा होता है कि किस निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा की सीटें कितनी होनी चाहिए, किस विधानसभा क्षेत्र में विधायकों की सीट निर्वाचन क्षेत्र क्या होना चाहिए, इसी के लिए परिसीमन आयोग के माध्यम से परिसीमन अधिनियम बनाया जाता है। तो पहली बार इस देश में 1952 को परिसीमन आयोग और परिसीमन अधिनियम बनाता, उसी के तर्ज पर बार बार निर्वाचन होता है लोकसभा में सीटों का। और आज के समय में 543 सांसद है ऑलरेडी। तो आज के समय में यह तय किया जा रहा है कि 2026 में जो परिसीमन अधिनियम लाया गया है उसके अनुसार अब परिसीमन होना है भारत के लोकतंत्र को संचालित करने की, यानी सांसदों कितने होने चाहिए और प्रत्येक राज्य में विधायक लोग कितने होने चाहिए, इसके लिए परिसीमन हो रहा है। तो परिसीमन हमेशा लोकसभा सीट का होता है और लोकसभा सीट का जो अनुच्छेद है 81 है। तो 81 में लोकसभा सीट है। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो संघ है हमारा, इस संघ के अंतर्गत लोकसभा और दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, और ये संसद का है। और विधानसभा का जो अनुच्छेद है, विधानसभा का जो अनुच्छेद है 170, तो ये लोकसभा है, लोकसभा का अनुच्छेद 81 है और आपका ये 79 है, 70 और संसद का 79 है। तो इसी का परिसीमन होना है कि निर्वाचन मतलब उसका सीट बढ़ेगा। तो आज के समय में जो भारतीय संविधान में इतना टेक्निकल है कि लोकसभा के सीटों का निर्धारण आप 800 से यानी 543 से आप नहीं कर सकते हो, तो संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा। आज के समय में यदि 850 की बातें आ रही है कि संसद में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो उसको संविधान में संशोधन कितना बढ़ेगा? आज के समय में 2026 के अनुसार से कर रहा है, लगभग 850 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी। मतलब ऐड हो जाएगा, कम से कम 300 लोकसभा सीट उसमें जोड़ा जाएगा। और राज्यसभा में भी, क्योंकि संसद का मामला है, संसद बढ़ेगा तो राज्यसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी। तो दोनों मिलाकर के 1132 के आसपास टोटल बनेंगे। और वर्तमान समय में 788 करीब संसद का पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा मिला करके कम से कम आज के समय में 788 हमारे सांसद लोग हैं, जो आपका संघ सूची पर कानून बनाता है। और यदि ये बढ़ता है तो ये 1132 के आसपास पहुंचेगी, तो उनके लिए वेतन सब भी बहुत सारा चीजें आएगी। और आपका प्रत्येक राज्यों में, क्योंकि राज्यों का विधानसभा अलग अलग होता है, कहीं विधान परिषद होती है। हम लोग ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए पॉइंट पे आएंगे, कि आदिवासी अगर परिसीमन होता है तो आदिवासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आदिवासियों के पूरा आरक्षण खत्म होगा। कारण क्योंकि लोकसभा सीट और विधानसभा सीट दोनों ही होना है। इतना आज के समय में
हमारे जो दर्शक है इतना स्पष्ट कीजिए कि ये परिसीमन केवल लोकसभा का नहीं हो रहा है, परिसीमन आपका विधानसभा का भी होगा और विधान परिषद का भी होगा, सीटें बढ़ेंगी और लोकसभा का भी सीट बढ़ेगा और राज्यसभा का सीट बढ़ेगा। यदि इन सीटों में आपका सीटों की संख्या बढ़ेगी तो आदिवासियों को सोचना चाहिए या पिछड़ी जातियों को सोचनी चाहिए या माइनॉरिटीज को सोचनी चाहिए या BC1 BC2 को यह सोचना चाहिए कि उसका रिप्रेजेंटेटिव कितना है। आज के समय में भारतीय संविधान में 7.5% आदिवासी के नाम पर आरक्षण है, यानी लोकसभा में आज 47 आदिवासी है पूरे भारतवर्ष, पूरे भारत में 47 है। ठीक है, अगर आप देखें कि माइनॉरिटीज है तो माइनॉरिटीज में तो 14% आसपास का है और ओबीसी में 27% है और बाकी जो सीट है वो किसका है। अगर आप लोकसभा से कोई बिल को पास करना चाहते हैं तो बिल को पास करने के लिए या सरकार बनाने के लिए 50% से एबव आपको बहुमत की चाहिए, जो आज के समय में 800 ज्यादा बढ़ रहा है। जो यदि आप बोलेंगे कि 543 सांसद है आज के समय में, यदि सरकार कोई बनाना है तो उसका 50%, मतलब कम से कम 250 से एबव जो सीट आएगी उस समय 220-21 आसपास वो सरकार बनाएगी। और विधानसभा में भी 81 है, झारखंड का उदाहरण बताते हैं। हाँ। तो यदि आप 40 या 42 सीट ले लेते हैं तो आपको सरकार बनेगी। लेकिन यदि आप इसमें 121 बनेगी, झारखंड की विधानसभा या लोकसभा का सीट यदि 14 है आज के डेट में, 14 सीट में केवल आदिवासी का सीट आरक्षित है, केवल 5 सीट है। तो यदि 21 बनने वाला है तो आपका सीट कितना होगा? बढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आप दिल्ली में आप जाएंगे, आदिवासी लोग जो 47 है, आपकी सीट कितनी आने वाली है? अब तो घटेंगे। क्योंकि यहाँ 47 है। 47 है टोटल। वो तो घटेगा तो कोई बिल यदि आप पास करा रहे हैं तो आपका बिल तो पास नहीं हुआ, अभी वो ऐसे पास नहीं हो रहा क्योंकि 47 है और उधर 543 सांसद बाहर के लोग, आप तो वहां बहस भी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा स्थिति में आपके खिलाफ जो संविधान में संशोधन होगा या मौलिक अधिकारों का जो न्यून करने की बात आएगी या राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में यदि संशोधन की बात आएगी या 368 के तहत यदि उसको संशोधन करने की बात आएगी संविधान में, तो उस संविधान को संशोधन करने में आपकी कोई भूमिका नहीं होगी क्योंकि आपकी संख्या कम होगी। 850 होने से ये स्थिति पैदा होगी, एक विशेष राजनीतिक दल के हाथों में पूरा सत्ता हमेशा रहेगा और उसको आप हरा भी नहीं पाइएगा। हम ये सवाल आपको करना चाहते हैं, आप इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं ताकि आप 1954 के कितना बोल रहे थे, 1952 के बाद, 1952 के बाद में हुआ तो जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा, तो जनसंख्या जब बढ़ेगा तो संसद भी तो बढ़ना चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगा तो 1956 में भाषा पर आधारित राज्यों का गठन किया गया कि उस राज्य में उस समुदाय विशेष के लोगों का निवास स्थान है। यदि आप पंजाब में जाएंगे तो सिंधी भाषा परिवार के लोगों का डेवलपमेंट हो, विधानसभा में वही लोग होंगे, लोकसभा में भी वही रिप्रेजेंटेटिव करेगा। या बिहार में यदि अंगिकी, भोजपुरी, मगही, ये अवधी, इनका भाषा परिवार है तो वो लोग का डेवलप करे। पंजाब में पंजाबी लोग अपना डेवलपमेंट करें, तमिलनाडु में तमिल। तो आपका जो 5वां अनुसूचित क्षेत्र जो बना हुआ है, क्या आपका 5वां अनुसूचित क्षेत्र में जहां आपका रिजर्व सीट है उसमें क्या आपको डर लगा है? क्या आपका आदिवासी लोग बच्चा पैदा नहीं किए हैं? क्या आपका जनसंख्या बड़ा नहीं है? जनसंख्या बड़ा है, लेकिन क्योंकि आपने लोकतंत्र का पहली अनुसूची को आपने अडॉप्ट नहीं किया, आपने 5वीं अनुसूची का एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न को आपने यूज किया। आप जबकि आप लोकसभा सीटों का हम बोल रहे हैं बंटवारा, ये 80 का मामला है। लोकसभा सीट का जो परिसीमन हो रहा है, लोकसभा 80 में आता है, 81 में आता है, ठीक है, और हम आते हैं 244 में। मेरा जो 6ठी अनुसूची है ये 244 सब क्लोज 2 है, ये 6ठी अनुसूची। और यदि हम 5वीं अनुसूची का बात करेंगे तो 244 सब क्लोज 1 आता है। तो मेरा जो परिसीमन है, इस परिसीमन अधिनियम में परिसीमन आयोग ने 244 में भी परिसीमन होकर के क्यों नहीं किया? आप केवल परिसीमन अधिनियम के अनुसार से, परिसीमन आयोग के अनुसार से यह कह रहा है कि 81 जो है अनुच्छेद, 81 सीटों में लोकसभा का सीटों का बढ़ोतरी होगा या घटेगा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होना है। विधानसभा अनुच्छेद 170 है, 170 में निर्वाचन क्षेत्रों का बढ़ेगा, घटेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। मेरा तो आपका 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची तो 244 है।
तो 244 में परिसीमन आयोग ने या परिसीमन अधिनियम ने जिस कानून को बनाया गया है उसमें इस चीज को क्यों मेंशन नहीं किया गया है कि 244 में भी परिसीमन का आयोग का और परिसीमन अधिनियम लागू होगा, लेकिन यहां का जो परिसीमन है उस राज्यों का परिसीमन से अलग होगा। अच्छा, आपका कहना है कि ये जो बना है इसका अलग ये परिसीमन हो और आपका अलग। हाँ, क्योंकि ये क्षेत्र पहली अनुसूची का पैटर्न है। हाँ। मैं 5वीं अनुसूची में रहता हूं, ये भाषा पर आधारित राज्य है, और ये जो 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची ये कम्युनिटी बेस्ड आपका राज्य है, यानी अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र को राज्य के साथ नहीं देखना चाहिए। यानी कि आपका जो अभी 5वां अनुसूचित क्षेत्र में जो है, जिस प्रकार से मान ले चाईबासा को अगर 2 भाग में बांटा जाए तो यहाँ चाईबासा को पॉपुलेशन तो बड़ा है निश्चित, तो 2 भाग का जो जनप्रतिनिधि होना चाहिए, जो नेता होना चाहिए, जो आपका विधायक होना चाहिए, वो आप आदिवासी ही ये आज के समय में भारतीय लोकतंत्र में जो भारत का संविधान का अनुच्छेद आपका 19 में जो लिखा गया था रहने बसने निवास करने का, तो निवास करने का जो बात आता है उसमें जो एक अनुच्छेद और भी है, यदि स्थानीय जनता के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ता है तो आप प्रतिबंध लगाइएगा। आप तो मेरे राज्य में पश्चिम बंगाल के लोगों को आप बसा रहे हो, अच्छा, बिहार के लोगों को मगही भाषा से संबंधित लोगों को भी बसा रहे हो, पंजाब से लोगों को बसा रहे हो, यानी 1956 को जो भाषा पर आधारित जो सेपरेट राज्य बना गया था उसके राज्यों को मेरे क्षेत्र में बसा रहे हो, तो उनका तो पॉपुलेशन मेरे क्षेत्र में बढ़ रहा है। मेरा पॉपुलेशन, मुझे तो शासन व्यवस्था मुझे अपना करना था, आपने मुझ पर शासन करने के लिए आपने पॉलिसी के ऐसे बनाया कि बाहर के लोग आ रहे हैं। तो मेरा जो अनुसूचित क्षेत्र है, मेरी जो जनजाति क्षेत्र है, जो मैं एक रिजर्व कम्युनिटी का आता हूं, आपने बाहर के राज्यों को बनाकर मेरा क्षेत्र को तो आपने उपनिवेश राज्य बना दिया। मतलब आपका कहना है कि आपका जो 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, यानी कि आपका जो एसटी रिजर्व क्षेत्र में बाहरी आबादी बढ़ गया है, बाहरी आबादी को बसाया गया है। उसी समय जब संविधान सभा में यही बात उठा था, पूना पैक्ट में भी बोला गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बोला था, उस समय संविधान सभा में भी बोला गया था कि एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया का जो कॉन्सेप्ट था, या 1874 का जो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आपकी संख्या हमेशा घटेगी, आप संख्या में कम है, इसीलिए आपको प्रोटेक्शन करना है, इसीलिए आपको 5वीं अनुसूची में एक बिल्कुल प्रशासनिक क्षेत्र दिया था। और उसी तर्ज पर उस समय जिन्ना जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ और भारत का जो आपका जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से जो भारत का निर्माण हुआ, तो जयपाल सिंह मुंडा ने भी तो कहा था कि भाई मेरा प्रशासनिक क्षेत्र से अलग होगा, तो क्योंकि मैं तो कम्युनिटी हूं, मेरा जमीन का मालिक। क्या हम ये को पूछना ये चाहेंगे, बाहर से जो बिहार से लोग आए हैं यहाँ चाईबासा, यूपी से जो लोग आए, क्या वो लोग भी वोटर कार्ड बना लिया आपका चाईबासा में? बिल्कुल बना लिया, क्योंकि वोटर कार्ड बनाना तो आपका निर्वाचन आयोग का काम है। तो 2 वोटर कार्ड, यानी कि यूपी में एक वोटर कार्ड है, फिर आपका झारखंड का चाईबासा में एक वोटर कार्ड, और यही तो डिलिमिटेशन कर रहा है, मतलब यही तो आपका लिमिटेशन के माध्यम से डीलिस्टिंग किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि जब मैं यहाँ का हूं, सबको भारत का संविधान में रहने बसने उपजीवी करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यदि वहां के मूल लोग जो है ना, यदि उसके संवैधानिक अधिकारों पर हस्तक्षेप होता है तो आपको उनके रहने पर बसने पर या अस्थायी रूप से यहां वोटर लिस्ट काहे बनाइएगा। अगर आप वोटर लिस्ट बनाते हैं तो उनके ऊपर आप शासन करने का काम कर रहे हैं, यानी एक राज्य दूसरे राज्य, एक समाज दूसरे समाज पर, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आप आधिपत्य कैसे कर सकते हैं? एक बात है, आप बोल रहे हैं कि यूपी से लोग यहाँ पे आके वोटर कार्ड बना लिए, बिहार से आके यहाँ वोटर कार्ड बना लिए, तो हो यहाँ पे आपका सांसद है, आपका विधायक है, कई सालों से आपका विधायक है, क्या आपको कई साल से आपका सांसद है, सांसद का नाम बोल देंगे आपको सांसद लोग बुरा मान जाएंगे, विधायक लोगों का नाम बोल देंगे विधायक लोग बुरा मान जाएगा, क्या वो लोग मुंह में और ये आंख में पट्टी लगा लिया है कि हमको बाहर के लोगों का यहाँ वोटर कार्ड नहीं बनाना है? निर्वाचन आयोग यानी कि जो वोट करवाते हैं, है ना, चुनाव आयोग, उसको लेटर देके बताते नहीं कि यहाँ पे हमारा सिर्फ यहाँ हमारे लोग का वोटर कार्ड रहेगा, दूसरे जगह से आए हुए लोग यहाँ पे खाएंगे पिएंगे, नौकरी करने का मौका अवसर देंगे, लेकिन यहाँ पे वोटर कार्ड वालों को नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार का आवाज क्यों नहीं उठाते आप लोग? एक्चुअल में संविधान को बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए, और संविधान सभा में जो बाला गया था, आज भी जो बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये लोग खिलौट ठेकेदारी के रूप में जो बेरोजगार कभी रहा है, जो कॉलेज वगैरह में हो सकता है चोरी करके पास किया है, नकल करके पास किया है, या तो कुछ नहीं कर रहा है, इस प्रकार के लोग गए हैं। तो आप जैसा भी लोगों का जनसमूह है, आपका जनता भी वैसे ही पियक्कड़ टाइप का है, पीता है, नाचता है, गाता है, संविधान उसे नहीं चलेगा। आपको शासन तंत्र चलाना है तो विधानसभा में बहस करना पड़ेगा, संसद में बहस करना पड़ेगा। बहस करने के लिए आपके पास बौद्धिकता होना चाहिए, आपकी एक विजन होना चाहिए, संविधान के आर्टिकल्स की आपकी समझ होना चाहिए, तभी आप बहस कर पाइएगा। जीत जाइएगा जरूर,
खुल मिला के जीतेगा। अब 20 बार लोग जीता है, 15-15 बार जीता है, लेकिन विधानसभा में वही बहस नहीं करेगा। बहस नहीं करने से क्या होता है, वहां जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस ऑफिसर ड्राफ्टिंग करेगा और वही ड्राफ्टिंग के आधार पर बिल पास होता है। और यदि हम इधर सूचना अधिकार के माध्यम से या विधानसभा सत्र चलता हो या लोकसभा का सत्र चलता हो, वहां यदि डिबेट होता है, यदि मंत्री को पूछा जाता है तो मंत्री वही जवाब देगा जो ब्यूरोक्रेट लिख के दे रहा है। ये अपना आइडियोलॉजी, संविधान की गलत व्याख्या या गलत हो रहा है, नियम अधिनियम गलत हो रहा है, इसकी व्याख्या नहीं करता है वो। यदि अब सड़क विभाग का बोलेंगे, अगर सूचना अधिकार से लेंगे तो यहां का जो मंत्री है वो नहीं बोलेगा, पथ निर्माण विभाग का जो चीफ सेक्रेटरी है उसका ड्राफ्टिंग किया हुआ जवाब देता है। ये पैदा हो गया। ये कहना है कि जिस हिसाब से देश प्रगति के स्तर पे दौड़ रहा है, चीन अलग से दौड़ रहा है, अमेरिका अलग से दौड़ रहा है, अमेरिका का इस प्रकार का यंत्र है, अब भारत में अगर आप खड़े रहेंगे तो निश्चित है कि वो आपको जहां पे खड़े रहेंगे वहीं पे आपको ऊपर से जहाज से लेकर उठा के लेके चला जाएगा। अमेरिका का इतना पावर है। हाँ बिल्कुल। आज भारत को देखते हैं, भारत के साथ में यानी कि हमारा आदिवासी को एसटी आरक्षित सीट दिया गया ताकि आप अपने आदिवासियों को उस रेस का, उस लकीर में रखो कि आपका आदिवासी भी दौड़ पाए। बिल्कुल। आज अगर हम लोग देख रहे हैं, हमारा सांसद हो, हमारा विधायक हो, क्या इस लकीर पे हमारा आदिवासी को खड़ा नहीं कर पाया? पूरा झारखंड यानी पूरे भारतवर्ष अनुसूचित क्षेत्रों को मिनरल्स रिसोर्स से डेवलप करता है। पूरा वर्ल्ड जो है ना, अधिकांश जो है ना खनिज संसाधन मेरा शेड्यूल एरिया से जाता है, लेकिन शेड्यूल एरिया के जो नेता लोग हैं, कभी उनके पास में वो बौद्धिकता नहीं है रोकने का, पॉलिसी बनाने का कि जिसकी जमीन उसकी खनिज। जब सुप्रीम कोर्ट बोलता है, इसके बाद में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में संशोधन नहीं करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग में संशोधन नहीं करता है, फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन नहीं करता है कि मुझे यदि मेरा जमीन के अंदर खनिज है तो मुझे रॉयल्टी मिलना चाहिए। बालूघाट मेला है तो ग्राम सभाओं को रॉयल्टी मिलना चाहिए। आपका इराक तरफ में जाइए, वहां रॉयल्टी लेता है। आज के समय में समुद्र की मार से करो मैं रॉयल्टी, क्योंकि मेरा संपत्ति है। जब अनुसूचित क्षेत्र का जमीन के स्वामी यदि आदिवासी है, ग्राम सभा है, उसको तो रॉयल्टी मिलना चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिलता है। आपके विधायकों का फेलियर होने के चलते, सांसदों का फेलियर होने के चलते आपका अनुसूचित क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र के जैसे जमीनों को राज्य सरकार का साबित कर रहा है, केंद्र सरकार का साबित कर रहा है, जबकि शेड्यूल एरिया का जमीन केंद्र सरकार का भी नहीं होता है, राज्य सरकार का भी नहीं होता, ये रैयतों का होता है, हम खुदखटी रैयतों का। लेकिन आपके विधायक लोग इस प्रकार का नहीं होता है। यदि ये सी का बात को बोलें आज के समय में, जिसकी हम लोग डिबेट कर रहे हैं, आपका डील परिसीमन का, यदि आपके डेट में 850 लोग बनते हैं तो 850 में एसटी का कितने होने वाला है, ओबीसी का कितने होने वाला है, BC1 का कितने होने वाला है, BC2 का कितने होने वाला है, जनरल का कितने होने वाला है, माइनॉरिटी यानी मुसलमान कम्युनिटी का कितने होने वाला है, इसको तो कोई निर्धारण किया नहीं गया। आपको केवल 850 का लॉलीपॉप दिखा गया है और महिला आरक्षण के नाम पर आपको 33%। अरे महिलाओं का इस देश में पुरुषों से ज्यादा है तो 50% उसको क्यों नहीं? महिलाओं का प्रतिनिधित्व यदि इस देश में 50% से एबव है तो आप झुनझुनिया मतलब क्यों दिखा रहे हो पुरुषों को द्वारा? वो तो आदिकाल से हमेशा महिलाएं जो है ना पुरुषों के अधीनता में रही है। आज भी हमारे नेता लोग महिलाओं को केवल झुनझुनिया दिखा रहे हैं, 33% दिखा रहे हैं। 50% दीजिए, लेकिन इसमें भी दूसरी बात है, आप किस महिला को कितना परसेंटेज दीजिएगा? महिला मतलब क्या? महिला मतलब आपका जो नारी, वो तो ग्रामीण भी है, आप ग्रामीण महिला, आप धर्म के आधार पे जोड़ेंगे, जाति के आधार पे जोड़ेंगे। हाँ, जाति में तो मान ले 33 है तो आप जनरल महिला को बोलिएगा कि BC1 या BC2 या SC महिला या ST महिला, किसको दीजिएगा? किस जाति की महिला के लिए आरक्षण किया गया है? तो ऐसा स्थिति में तो कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, भारत में यदि आज के समय में संविधान में संशोधन होगा, 850 यदि संसद है तो ऐसा सीटों का बंटवारा किया गया जो हिंदी भाषा भाषी लोग जिस राज्य में ज्यादा है, जैसे यूपी में। मतलब हम जनता को समझाना चाहते हैं, आपका कहना है कि महिला में कौन सा महिला का यहाँ का, मान ले चाईबासा का अगर महिला होगा आरक्षण, महिला आरक्षण अगर हो गया, हाँ, तो यहाँ चाईबासा में आदिवासी ST महिला को टिकट मिलेगा या फिर जनरल महिला को टिकट मिलेगा? इसी का डर है आपको? नहीं, जनरल में आदिवासी महिला को भी टिकट मिलेगा। वो महिला कहाँ की है? टाउन में रहती है, नौकरी करती है। अरे महिला पॉपुलेशन तो सबसे गरीब तो गांव में लोग होता है, तो गांव की महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा? आप तो मतलब एक IAS ऑफिसर की बीवी बन गई हो, उसके बाद आप नौकरी कर रहे हो, रिटायरमेंट हो गया, आपके ऊपर करोड़ों का संपत्ति है, आपको तो पहले ही डील हटा देना चाहिए।
दिल्ली से आप तो आय की असमानता, यानी आप ज्यादा आय है आपके पास, आपको तो वहां तो आरक्षण भी नहीं मिलना चाहिए। मतलब आपको ये डर है कि एसटी रिजर्व सीट में अगर धाकड़ नेता अगर है तो उसमें महिला आरक्षण के नाम पे उसको दिया जाएगा और वहां से आपका एसटी रिजर्व सीट से जो चुनाव लड़ रहा है आपका व्यक्ति वो भी हार सकता है। हार सकता नहीं है, वो जो महिला है ताकतवर, वो तो समाज को कभी देखता ही नहीं है। आज के समय में समाज में भी जो नौकरी करके आ रहा है वो समाज को कहां देखता है, लेकिन समाज के नाम पर आरक्षण लेता है, लेकिन समाज को ही उसका जमीन को बेचता है वो लोग। आज के समय महिलाएं भी है, ऐसे नहीं है कि महिलाएं कभी नहीं बनी है, सांसद हैं, मंत्री हैं, आज के समय में तो आपका राष्ट्रपति भी महिला है। लेकिन ऐसा परिस्थिति में आदिवासियों के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग? जब संविधान सभा में आपको मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना लिखा हुआ है आर्टिकल 13 में, तो आप ऐसे कानूनों को क्यों ला रहे हो? आज के समय में 850 यदि होगा, क्या नुकसान होगा हम लोग का जो ये आरक्षण, मतलब ये जो परिसीमन होगा तो आदिवासी का क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, संक्षेप में बताइए। एक ही फायदा होगा कि देश यदि गुलाम हुआ तो शासन तंत्र से बेदखल हुआ। राजाओं के समय में शासन तंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो उस समय राजा लोग चलाता था। आज यदि आपके समय में यदि ये डिलिमिटेशन यानी आपका होता है तो आज के समय में 850 में आपकी संख्या केवल 40 है, तो आने वाला समय में वो कम होगा, यानी विधायिका के उन शासन तंत्रों से आप बेदखल हो जाओगे। हाँ। क्योंकि बाहरी संख्या आएगा, यहां 0 होगा। कई राज्यों में 0 हुआ है। पंजाब में अनुसूचित क्षेत्र का 1874 में अनुसूचित क्षेत्र था, आज वहां 0 है। हिमाचल प्रदेश में सांसदों में वहां पर लोकसभा सीट, झारखंड की बात करेंगे, झारखंड ठीक है, तो झारखंड में भी खत्म होगा, तो यानी आपकी विधायिका से आप 0 हो जाओगे। अभी केवल 14 सीट है, 14 में 5 है, 5 के बाद 4 होगा, उसके बाद 2047 तक 0 हो जाएगा। विधायिका में यदि 0 हो जाओगे तो आपका नीति नियम कार्यपालिका में भी 0 हो जाओगे, क्योंकि कानून नहीं बनेगा। फिर लड़ने का खोजोगे जुडिशियल में, तो जुडिशियल में भी आपका अधिकार नहीं मिलेगा, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों क्षेत्र से आप बेदखल हो जाओगे। उसको कहते हैं गुलामी। चलिए, गुलामी की ओर जाओगे। और दूसरा अंतिम में इतना ही है कि 850 यदि आप कर रहे हो तो कौन समुदाय का पॉपुलेशन संसद में बैठेगा? उस समय भी देश विभाजन नहीं होता, आज हम अखंड भारत में होते। यदि उस समय जो सामाजिक संगठन था, लोग उस समय कहा गया था ये जो संविधान सभा है ये हिंदू महासभा का एक निकाय के रूप में आरोप लगा था उस समय, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। आज जब हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न परंपराओं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखता है, आप एक विशेष कम्युनिटी के लोगों को 850 में 500 से एबव आप केवल एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहे हो, और वो भी कट्टरपंथी विचारधारा के लोग। तो आने वाला समय में आपका जो छोटा छोटा राज्य है ना, वहां के लोगों का कोई मोल नहीं है। चलिए, 850 संविधान को भी संशोधन कर देगा, मौलिक अधिकारों को भी संशोधन कर देगा, और निर्वाचन आयोग को इतना ताकतवर बना देगा कि आप उसके ऊपर महाअभियोग तक नहीं लगा सकते हो। ये डर है अगर इस टाइप का सांसदों की संख्या बढ़ती है तो 850 में, क्योंकि इस 850 में यह निर्णय नहीं किया गया है कि उस 850 में हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी होगी, मुसलमान का पॉपुलेशन कितना होगा, एसटी का पॉपुलेशन कितना होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BC1, BCT, OBC, उनका पॉपुलेशन कितना होगा। यह तय करना है कि यदि हमें आता है कि भाई मुझे 850 में मेरा पॉपुलेशन कितना है, यदि OBC का, तो ये तो बोला जा रहा है कि ये महिला आरक्षण को लेकर के बात होगा, महिला लोग को आरक्षण दिया जाएगा, इसीलिए विपक्ष ने रोक दिया, इस प्रकार का बीजेपी आरोप नहीं। सीधा सीधा बात करें ना, 850 में OBC यदि है 52% है तो 52% उसके हिसाब से 800 दीजिए। आज के डेट में यदि BC1 है, BC1 का भी 850 का परसेंटेज दे दीजिए। यदि ST में या में लोकसभा में, अच्छा एक बात बता दीजिए, इसमें जो कांग्रेस और JMM RJD में वो लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम होगा कि बीजेपी में रहने वाले आदिवासी लोगों को भी प्रॉब्लम होगा? बीजेपी में रहने वाला आदिवासियों और आपका JMM में रहने वाला जितने जो राजनीतिक पार्टी है उसमें रहने वाला सारे आदिवासियों को खत्म। क्यों? क्योंकि उनका मकसद एक ही है, आपको तब तक अपने पीछे में कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में आपको गले लगा के बैठा है जब तक वो जनरल सीट नहीं हो जाता। जनरल सीट जिस दिन होगा, जितने जो आदिवासी लोग हैं ठेकेदारी कर रहा है, टाउन में जो रह रहा है उसको धुतकार देगा। आज के समय में एग्जाम्पल बताते हैं, इसी चाईबासा नगर निगम में सबसे पहला एक महिला आरक्षित हुई थी नगर निगम में, नगर पालिका में।
आज वो कहां है? सेकेंड बार में भी फिर एक महिला आरक्षित हुआ नगर निगम में, नगर पालिका में, आज वो भी गायब हो गई, आज वो जनरल सीट हो गया। यानी उसको पूछेगा नहीं। चलिए, जब तक सीट आरक्षित नहीं होगा आपको तपतपाएगा, उसके बाद जैसे ही आपका उनकी संख्या बढ़ेगी आपको धुतकार देगा। ऐसा लगता है कि नींबू को जो निचोड़ा गया है उस निचोड़ा हुआ नींबू के समान आपको फेंक देगा, या तो दूध में यदि कोई मक्खी गिरे रहता है उस मक्खी को जिस टाइप फेंका जाता है उस टाइप को आपका जनरल सीट होते होते ही सारे आदिवासी, सारे मूलवासी, सारे दलित, सारे पिछड़े वर्गों को वहां से हटा देगा और एक छत्रछाया, एक समुदाय उस राज्य पर राज करेगा जिसकी कट्टरपंथी विचारधारा से शासित होगा। चलिए, तो आप लोगों ने परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन में हम लोग जितना बात किया, समय हमारे पास कम है। आप लोग विभिन्न चीजों को गौर से कीजिएगा, अन्यथा नींबू का जो ये है, नींबू जैसे निचोड़ दिया जाएगा, इस प्रकार का हमारा सुरेश सोय जी का कहना है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को युवा लोग खास करके आप लोग जरूर देखें और हमारा जेएमएम का नेता हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, सब एक समान। आप अगर आदिवासी हैं तो इस पर विचार मंथन कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि हम तो इस पार्टी में रहेंगे, हमको नहीं हटाया जा सकता है, तो आपको भी नींबू जैसे निचोड़ दिया जा सकता है। इस प्रकार का बताया जा रहा है सुरेश सोय जी के द्वारा। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप लोग जन जन तक शेयर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना जरूरी है कि आप और हमारा साथी बने रहे। बस नीचे में सब्सक्राइब लिखा हुआ उसको दबा दीजिए। और इसी के साथ इस पब्लिक एक्शन में जो बने रहे, आप सबको धन्यवाद, जोहार। हाँ, सबको, आप सबों को भी जोहार, आपको भी जोहार। जोहार।